स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइना सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन, जिसका भी खूब न्यूज़ चल रहा है, तो उसको समझते हैं। अब रहा बात है, मैं मना रहा हूँ कि आप मेरा चैनल देखते हैं और ये CO2 सुपर क्रिटिकल 2 बार मैं कवर कर चुका हूँ कुछ साल पहले, तो ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग CO2 में क्यों कूद रहे हैं, वाटर और स्टीम को छोड़ के CO2 में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट गैस थर्मोडायनेमिकली है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड जो है पीरियोडिक टेबल में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो होता है कि आप करना क्या चाहते हो और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ का टेम्परेचर क्या है, उसमें क्या सूट करता है, उसमें CO2 वन ऑफ द बेस्ट आता है। तो इसमें ऐसा क्या है जो इसे बेस्ट कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इसका क्रिटिकलिटी, यानी सुपर क्रिटिकलिटी पहुंचना बहुत आसान है। और बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, सुपर क्रिटिकलिटी यहाँ से पावर के लिए यूज़ नहीं होता। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, चाहे वो फूड में हो, कॉफ़ी में हो, बहुत सारे मेडिसिन में हो, जहाँ CO2 का बहुत हैवी इस्तेमाल होता है सुपर क्रिटिकलिटी के लिए। तो ये नॉर्मल चीज़ है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं है, यानी कि आपको 7.3 मेगापास्कल में अगर आप पहुंचते हैं और 31 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पहुंच जाइएगा सुपर क्रिटिकलिटी में। यहीं इसको अगर आप वाटर स्टीम से कंपेयर करेंगे, भैया मेरे को स्टीम चाहिए सुपर क्रिटिकलिटी में, तो आपको ये समझ लीजिए एटमॉस्फेयर जो है, यानी मतलब बार में जिसमें नापते हैं, 73 बार की जगह आपको 218 चाहिए होगा और टेम्परेचर 31 की जगह 374 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब पागल जैसा गर्म करना होगा। अब मैंने एक यूट्यूबर का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देखा कि सुपर क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है। सुपर क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि एटम्स के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं खासतौर पे, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन बहुत हाई है तो वो लिक्विड स्टेज में रहेगा। अगर अट्रैक्शन कम हो जाता है वो गैसियस हो जाता है। वही मतलब हीट आप डाल देते हो तो होता क्या है, बाउंस करने लगता है। मतलब पानी का अट्रैक्शन जो है, जैसे दो H2O मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, वो पानी है, लिक्विड है, आप उसमें गर्मी डालते हो, वाइब्रेट करने लगता है, फिर ये टूट जाता है। तो ये टूटा हुआ स्टेट को, यानी कि उसका मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इतना हाई है कि वो फ्रिक्शन जो है, मतलब जो आपका होता था अटैचमेंट, जो स्टिकीनेस होता था लिक्विड का, वो गैस में बदल गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल गैस ही हुआ। सुपर क्रिटिकलिटी का मतलब, सुपर क्रिटिकल में आपने इतने एटम ठूंस दिए हैं उस वॉल्यूम में कि वो बिहेव कर रहा है कि लिक्विड है। मतलब कि लिक्विड जितना डेंसिटी और गैस जैसा बिहेवियर, वही होता है सुपर क्रिटिकलिटी का। मतलब बेसिकली उसमें इतनी एनर्जी है और बहुत मॉलिक्यूल है, मतलब लिक्विड जितना मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके बाद भी लिक्विड जैसा अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो गैस जैसा बिहेव करता है। इवन दो आपका फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ये रहेगा, क्या बोलते हैं, लिक्विड जैसा रहेगा। इसीलिए ऊपर में आता है, सुपर क्रिटिकलिटी में आता है। तो यहाँ पे CO2 आपको बहुत अच्छा डेंसिटी, बहुत अच्छा स्पेसिफिक हीट और क्रिटिकल पॉइंट, ये सब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब रहा बात कि इसके पीछे कूदने का कारण ये है कि ये मैं क्लियर कर देता हूं, अभी कोई थर्ड पार्टी वेरीफाई करके नहीं है, लेकिन ऑन पेपर, ऑन साइंटिफिक रिसर्च 50% कन्वर्शन इफिशिएंसी क्रॉस कर सकता है। सस्ते कोल पावर प्लांट रो देंगे 30 क्रॉस करने में, 35 में जाने में बैंड बजने लगता है। कुछ ही सिस्टम है जो उससे ऊपर जाते हैं। तो ये 50% जाए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। हम लोग कितना कोल पावर प्लांट में कोल खाते हैं, कोल महंगा होते जा रहा है, तो ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन है कि भैया कोल का आप ये कर दो, ये कंजम्पशन कम कर दो, पावर आउटपुट सेम रहेगा लेकिन कंजम्पशन कम हो जाएगा, भला होगा। दूसरा, ये न्यूक्लियर वालों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि न्यूक्लियर में भी आपको अगर कम फ्यूल जलाना पड़ रहा है तो उससे बेटर है ही क्या। पता है फिजन कर रहे हैं, बट वही ना, फ्यूल तो खत्म ही हो जा रहा है। तो लॉजिक वही है कि बहुत अट्रैक्टिव है कि ये 50% क्रॉस कर सकता है। और ये जो जिस कारण से मैं शुरू में काफ़ी अट्रैक्टेड था इसके पीछे, वो था कि ये पानी नहीं गटकता है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे कोल पावर प्लांट सीधे नदी सुखा देते हैं। इंडिया में लिस्ट बनते जा रहा है कोल पावर प्लांट से, जिसको बंद करना पड़ रहा है कि भैया पानी इतना पी रहे हैं कि पानी खत्म हो गया है, बंद करो, यहाँ पानी है ही नहीं चलाने के लिए इसको। ये और ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्टीम का जो स्टीम है वो इवेपोरेट नहीं होता है, कूलिंग वाटर अलग से रहता है, क्योंकि जो स्टीम टरबाइन के अंदर जो पानी चलता है वो बहुत प्योर, हाई प्योरिटी मेंटेन करते हैं। तो उसको कंडेंसर में करते हैं और कंडेंसर में जो गर्मी निकलती है वो आपका यहाँ कूलिंग टावर में छोड़ा जाता है, वो अलग पानी का लूप है और ये पूरा पानी कटक जाता है। तो ये CO2 ऑन पेपर ऐसा आप कर सकते हैं कि इसका जो रेडिएटर है, यानी जो कंडेंसर आप समझ लीजिए एक तौर से, रेडिएटर ज़्यादा सही वर्ड है, वो इतना हॉट रहेगा कि हॉट एम्बियंट में भी, यानी कि इंडिया जैसा बम बम गर्मी में भी 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस का हॉट एयर टेम्परेचर में भी वो गर्मी बाहर निकाल पाएगा। तो यानी उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सूखे में भी आप लगा सकते हैं, मतलब बीच राजस्थान में भी आप लगा सकते हैं। और वो सबसे कॉमन लोगों को अट्रैक्टिव लगता है वो ये है कि ये सुपर स्मॉल होता है पावर आउटपुट पे। यानी आप देख सकते हैं मोहतरमा जी ने पकड़ा हुआ जो शाफ्ट है वो 10 मेगावाट का टरबाइन का साइज है, 10 मेगावाट वाला।
तो समझना बहुत ज़रूरी है। आप 10 मेगावाट का स्टीम टरबाइन को नहीं हिला सकते। तो साइज़ के मामले में बहुत छोटा होगा, यानी कि आप जब स्टीम टरबाइन को शिप करते हैं, या तो पार्ट्स में शिप करते हैं, या तो बहुत बड़ा, मतलब कि वो 500 व्हील वाला आपको वो चाहिए, मल्टी व्हील यूनिट चाहिए ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो बहुत बहुत साइज़ में अंतर आता है, कई गुने का साइज़ का अंतर है, 10x का आता है अंतर। तो ये CO2 इसीलिए हम लोग करते हैं कि वो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि उसमें इतना मॉलिक्यूल है जितना वो लिक्विड स्टेट में हो, और लिक्विड मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी है कि वो गैस जैसा बिहेव करे, मतलब कि उसका जो स्टिक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको फ्लो रेट मिलेगा गैस जैसा और डेंसिटी मिलेगा लिक्विड जैसा। तभी बोला, मतलब ये बहुत आसान है। 73 बार्स पहुंचना है एटमॉस्फेयर वर्सेस 218। आपका टेम्परेचर 374 है, वहाँ पे आपको 31 में ही निपट जाता है। तो इसीलिए बोला ये यूज़ होता है, नॉर्मल चीज़ है। इंडस्ट्री में लोग बड़े हुए हैं कि भैया हम सुपर क्रिटिकल से CO2 कब से कर रहे हैं। तो रहा बात ये काम कैसे करता है, टोपोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ये दो वर्ड बार बार सुनेंगे, ब्रेटन साइकिल और आपका ये रैंकिन साइकिल। तो रैंकिन साइकिल होता है जिसमें फेज चेंज होता है, यानी कि आप लिक्विड लेते हैं, उसे बॉईल करते हैं, तो वाटर को स्टीम में बदलते हैं। तो ये हो गया आपका रैंकिन साइकिल की, ये आपने फेज चेंज किया, फिर आप उसे ठंडा करते हैं। तो स्टीम को जब ठंडा करते हैं उसी के लिए वो एक हीट एक्सचेंजर में जाता है, हीट एक्सचेंजर की गर्मी बाहर आप कूलिंग टावर में निकाल देते हैं। तो ये हो गया फेस चेंज, रैंकिन साइकिल। दूसरा हो गया ब्रेटन साइकिल, जिसमें कोई फेस चेंज नहीं होता, जैसे कि आपका जेट इंजन हो जाए, आपका कंबस्चन इंजन हो जाए, इसमें गैस आता है, गैस के ही तौर पर निकल जाता है। तो फेस चेंज नहीं कर रहे कि मतलब मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड को चेंज किया फेस, वो सब आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेटन साइकिल हो गया। अब रहा बात, मैं क्लियर कर देना चाहूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि ब्रेटन साइकिल इफिशिएंट है, रैंकिन साइकिल इफिशिएंट है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये दो टाइप है। कौन इफिशिएंट है ये डिपेंड करता है बहुत सारे वेरिएबल्स पे, मतलब कि हीट सोर्स कितना है, हाई टेम्परेचर कितना है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, ये बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, और कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों के बीच में लड़ाई मत कीजिएगा, ये मतलब वेरिएबल है। जो बहुत सिंपल एक एग्जांपल कहा जाता है कि रैंकिन साइकिल ज़्यादा बेटर है लार्ज स्केल पे, और ब्रेटन साइकिल अच्छा है छोटे स्केल पे। लेकिन आप एग्जैम नहीं भिड़ा नहीं सकते कि ये बेटर है वो बेटर है, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का स्केल अलग है, दोनों का इतने सारे वेरिएबल है कि सारा वेरिएबल मैच कराएंगे तो मैच नहीं करेगा। तो ये अब रहा बात, तो CO2 में ऐसा क्या है जो इफिशिएंसी के पीछे जो लोग भाग रहे हैं कि भाई ये बहुत इफिशिएंट है, वो है ये रिकूपरेटर। तो ट्रिक ये होता है कि रिकूपरेटर आपका बूस्ट कर देता है एफिशिएंसी। तो ट्रिक क्या करते हैं, आप लेते हैं CO2, बम बम CO2 जाता है कंप्रेसर में, दबाते हैं उसको, दबाते हैं ताकि वो सुपर क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, अब आप दबाए, ये गया रिकूपरेटर में। ठीक है, रिकूपरेटर में मैं आगे बताऊंगा होता क्या, लेकिन आप सोच लिए वो गर्मी खाएगा। फिर अब आप जाते हैं प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे आप गर्मी डालते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, सोलर हो, स्टील पावर प्लांट का वेस्ट हो, जो भी, यहाँ पे आप गर्मी डालते हैं। ये अब इसमें हो गया वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर। ये जाता है टरबाइन में, टरबाइन का दूसरा नाम होता है एक्सपैंडर। यहाँ पे जब आप डालते हैं तो प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, लेकिन टेम्परेचर उतना ड्रॉप नहीं करता। ये स्टीम टरबाइन में भी होता है कि आप दबा के स्टीम डालते हैं और उसका प्रेशर खत्म हो जाता है। इसीलिए आप देखिए जो मेन हाई प्रेशर स्टीम पाइप है वो छोटा सा होगा, जो एग्जॉस्ट का पाइप है, मतलब टरबाइन से बाहर निकल, वो ये बड़ा होगा। क्यों? प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो गया, ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन टेम्परेचर नहीं ड्रॉप हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, प्रेशर ड्रॉप बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 100 बार डाले, वो 20 बार तक उतार देगा, ये हो जाता है। लेकिन ये नहीं होगा, टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा, बेसिकली प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, ठंडा नहीं होगा। अब ये आ रहा है जिसमें अभी भी गर्मी है, ये जाता है रिकूपरेटर में। रिकूपरेटर में ये अपना गर्मी इनकमिंग स्ट्रीम में डाल देता है, और उसके बाद ये जाता है कूलर में, प्री कूलर कह लेते हैं। यहाँ पे आप वेस्ट हीट रिजेक्ट करते हैं, तो ये रिकूपरेटर प्री हीट कर देता है इनकमिंग स्ट्रीम को। तो फायदा ये होता है कि एनर्जी इफिशिएंसी बेटर होती है। रहा बात, आप सोचोगे कि प्री कूलर में कूल क्यों कर रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी को एक हॉट से कोल्ड में जाना होगा तभी आप एनर्जी निकाल सकते हैं, उसे लूप नहीं कर सकते कि मैं हीट डालता रहूं ये फट जाएगा काम नहीं करेगा। वर्क निकालने के लिए हॉट टू कोल्ड जाना है। जैसे कि अगर आप हाइड्रो डैम देखते हैं, टरबाइन काफ़ी इफिशिएंट होता है, लेकिन 100% नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर 100% वो पानी से एनर्जी निकालिए, पानी मूव नहीं कर पाएगा ना, निकलेगा कैसे वो? उसमें एनर्जी है तभी तो वो निकल रहा है, राइट? आपने पानी डाला यहाँ से पाइप से, यहाँ टरबाइन घुमाया, यहाँ निकल रहा है, अभी भी उसमें एक्शन हो रहा है, वो तो वहाँ जम जाएगा ना बर्फ के तरह की, आपने एनर्जी निकाल दी तो इसीलिए फिजिक्स में है कि आप, इसीलिए कितना भी आप हाई तौबा कीजिए, आप नहीं कर सकते 100% निकालना। तो ये काफ़ी एनर्जी आपका रिकूपरेटर रिकवर कर देता है। वेस्ट हीट काफ़ी हाई टेम्परेचर में आता है, फिर ये जाता है कंप्रेसर में, साइकिल लूप होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम दिखा दे रहे हैं कि कंप्रेसर और टरबाइन एक में है, इसे टर्बो जनरेटर कहते हैं। इस तरह का शाफ्ट, सॉरी ये खुद ही भूल गए इसको क्या कहते हैं ये हाँ,
टर्बो एक्सपैंडर। टर्बो एक्सपैंडर बहुत सारी और इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है, जिसमें एक साइड में कंप्रेसर होता है, एक साइड में आपका एक्सपैंडर होता है यानी टरबाइन होता है, और उसके बीच शाफ्ट में आपका जनरेटर लगा रहता है, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, आप चला भी सकते हैं। तो वही सिस्टम कर रहे हैं। जनरली जितना टरबाइन मैंने देखा उसमें जनरली 2 अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है। मतलब ये सिस्टम अलग हो सकता है, ये अलग। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि एक शाफ्ट है टर्बो ये डिज़ाइन जो है टर्बो एक्सपैंडर का है। हर कोई टर्बो एक्सपैंडर नहीं इस्तेमाल करता है, बहुत सारे केसेस में कंप्रेसर अलग होगा, टरबाइन अलग होगा, डिपेंड करता है। तो यही रिक्यूपरेटर जो है, उसी के कारण आपका जो कि वो वेस्ट हीट का काफ़ी बड़ा हिस्सा इनकमिंग स्ट्रीम में डाल देता है, वो एक्चुअल इफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप सोचोगे अच्छा ये रिक्यूपरेटर वाला लॉजिक क्या स्टीम में लग सकता है? हाँ लग सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, और टी डेल्टा इतना अच्छा नहीं होता कि एनर्जी ट्रांसफर हो, इसीलिए नहीं किया जाता है। मैं क्लियर कर दूँ, फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस इकोनॉमिक्स बोलता है सर छोड़ ही दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये हो गया। और इसका हीट जो है, यहाँ पे एक दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इंडियंस के लिए, कि ये हॉट एम्बियंट में गर्मी डाल पाता है, यानी कि ये जो कूलर है वो जो मतलब एक्चुअली आपका हीट एक्सचेंजर डाल रहा है, वो इतना हाई टेम्परेचर पर रहेगा कि गर्मी बाहर करता है। जैसे कि आपका कार का रेडिएटर में पानी 100 डिग्री पे नहीं रहता, वो 120 या 150 पे रखते हैं। क्यों? प्रेशराइज कर देते हैं ताकि पानी बॉईल ना कर सके, और अगर वो 120 या 150 पे रहता है, आराम से बाहर गर्मी भी चल रहा है 50 डिग्री 60 डिग्री, इतना टी डेल्टा है कि गर्मी आराम से निकल जाता है। आपका कंप्रेसर क्या कर रहा है? वो वही कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को लेकर दबा देता है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि बाहर गर्मी आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि ये ड्राई चल सकेगा, इसको ये नहीं है कि प्री कूलर को ठंडा करने के लिए पानी बॉईल करो, वो हो जाए। हाँ मैं क्लियर करता हूँ, कंप्रेसर जो है वो काफ़ी एनर्जी खाता है, इसीलिए यहाँ पे मुझे कन्फ्लिक्टिंग डेटा मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ब्रेटन साइकिल काफ़ी इफिशिएंट होता है, कुछ लोग कह रहे हैं रैंकन इफिशिएंट होता है, क्योंकि रैंकन में जब आप पानी को कंप्रेस करते हैं, मतलब पानी तो कंप्रेस नहीं होता, पानी जब आप देखते हैं बॉयलर में जाता है, वो सीधा नहीं जाता कि नल खोल दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर पंप्स उसको चलते हैं, कुछ मेगावाट वो खाते हैं। मतलब अगर कई 100 मेगावाट का प्लांट है तो कुछ मेगावाट सिर्फ वो पंप्स खाएंगे जो पानी को प्रेशराइज करेंगे। वहीं पे अगर आप ये कंप्रेसर वाले डिज़ाइन में जाएंगे, कंप्रेसर बड़ा हिस्सा खा जाएगा, मतलब कि 20 से 40% तक खा जाएगा। और आप ये देख सकते हैं जेट इंजन में भी देखिए ये कंप्रेसर स्टेज बहुत एनर्जी खाता है। तो ये समझ रहे हैं कंप्रेसर काफ़ी एनर्जी खाता है, इसीलिए मैं एकदम क्लियर कर दूँ। अगर आपको कोई बोला कि ब्रेटन साइकिल है इसलिए इफिशिएंट है, वो मामला थोड़ा सा लुच-पुच है। रिक्यूपरेटर है इसलिए एफिशिएंट है, वो बम है, वो फैक्चुअल डेटा पॉइंट है। ये रिक्यूपरेटर स्टीम में उतना अच्छा से नहीं काम करता, ड्राई क्यों कर सकता है वो इसमें कर सकता है। अब रहा बात की इतना हाई प्रेशर आप कैसे हीट एक्सचेंजर में डालेंगे, उसके लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हीट एक्सचेंजर रहता है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैं ये बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाके देखे, हम ये पकड़े हाथ से ये, और इस पर डिटेल वीडियो भी कि ये बनाया कैसे जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो इसी के माध्यम से आप हीट एक्सचेंजर बना सकते हैं कि उतना मतलब इसके अंदर CO2 कभी भी सुपर क्रिटिकलिटी से नीचे ड्रॉप नहीं करेगा। ये हो गया टोपोलॉजी। अब रहा बात चाइना क्या किया है, तो चाइना बोल्ड क्लेम किया है, जो कि आप चाइना को जानते हो, तो चाइना हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ क्लेम करता रहता है, यहाँ पे भी क्लेम कर दिया। तो यहाँ पे इनका क्लेम है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल CO2 टर्बाइन है, और कमर्शियल का ये मतलब समझना पड़ेगा, यानी ये बिजली बना के वापस ग्रिड में डाल रहे हैं। अब उस बिजली का क्या हो रहा है, मोस्ट लाइकली हो रहा है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं स्टील प्लांट का, वो समझ लिया ऐसा है कि पावर कंजम्पशन घटा रहा है, बेच नहीं रहा है। इट्स मोर लाइक जैसे आपका सोलर फार्म लगा दो तो मीटर उल्टा चलता है, वो हो रहा है। तो वो कर रहे हैं, और 2 टरबाइन डाले हैं, 15 मेगावाट का एक टरबाइन है, और 30 मेगावाट का एनर्जी रिकवरी कर रहे हैं। और ये मैं क्लियर कर देना, ये पावर प्लांट नहीं है, एनर्जी रिकवरी है, यानी कि ये स्टील प्लांट जो है इनका, उस स्टील प्लांट पे जब ऑब्वियसली आप मोल्टन स्टील का बात कर रहे हो तो वेस्ट हीट बहुत हाई होता है, 700 डिग्री सेल्सियस का वेस्ट हीट होता है। और हाँ, बहुत सारे पावर प्लांट पे, मेरे भैया जो सीमेंट प्लांट पे एक बार काम कर रहे थे उसमें भी था, वेस्ट हीट से एनर्जी बना लेते हैं, और बहुत सारे स्टील प्लांट में भी होता है कि वेस्ट हीट से एनर्जी बना लो। तो वहाँ पे ये CO2 डाल रहे हैं कि टेम्परेचर इतना हाई है कि आप निकाल सकते हैं। और रहा बात की पावर प्लांट में क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह का रिकवरी में क्यों कर रहे हैं, ये लो रिस्क ग्रिड टाइप देता है, यानी कि ग्रिड में डालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका इन्वर्टर संभाल पाएगा कि नहीं, आपका गियर बॉक्स संभाल पाएगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ इंटीग्रेशन टेस्ट है। तो ऑब्वियसली हाई रिस्क में नहीं डालेंगे, और न्यूक्लियर में कोई रिस्क नहीं लेता है। न्यूक्लियर समझना बहुत ज़रूरी है, न्यूक्लियर में इतने सारे चेक पॉइंट्स हैं कि अगर आप बोलो कि मैं इसमें एक नया चीज़ डालूंगा, 50 साल बीत जाएगा आपका उसको टेस्टिंग वैलिडेशन करने में। न्यूक्लियर में कोई नया चीज़ नहीं ट्राई किया जाता है, क्योंकि उप्स का कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑब्वियसली आप कोल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन रहा बात कि वहाँ अगर फेल हुआ तो वो भी बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे फेल हुआ तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो भाई अब रहा बात, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मिसिंग नंबर, वो हुलुलुलु बता रहे हैं कि 50% एफिशिएंट है। लाइक सर क्या 50% का क्या, जैसे ये तो ऐसी बात होगी ना, मैं बोल दूँ कि HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट 50% मोर इफिशिएंट होता है आपका AC ट्रांसमिशन लाइन से।
क्या ये बात सच है? मैथमेटिकली सत्य है, लेकिन वो आधा झूठा है। 50% एफिशिएंट, तो इसका ये मतलब नहीं कि एसी आपका मतलब सिर्फ 50% भेज रहा है और डीसी 100% भेज रहा है। उसका ये मतलब होता है 3% लॉस होता है पर 1000 किलोमीटर में, 1000 क्या 100 में आई थिंक, और वहाँ पे आपका 1.5% लॉस होता है HVDC में। लेकिन 50% तो निकाल दिया हम। तो वो परसेंटेज जब भी आप सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा सावधान हो जाए। जब तक आपको परसेंटेज में कौन वेरिएबल्स डाला गया ना पता हो, सावधान रहे। और जो मेन मिसिंग डेटा है कि सर आपने टरबाइन बना दिया, बल्ले बल्ले, आपने CO2 सुपर क्रिटिकल चला दिया, बल्ले बल्ले, लेकिन सर आप बिजली निकाल कैसे रहे हो? क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका टरबाइन जो है, जो कि छोटा होता है, आरपीएम पागल जैसा होता है, 10,000 20,000 पागल जैसा आरपीएम होता है। वो आरपीएम पे जनरेटर अगर आप चलाएंगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर बन जाएगा, यानी कि वोल्टेज कोई खास नहीं होगा, एम्प ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। जैसे हमारे घर का जो में बिजली आती है वो 50 हर्ट्स है। अमेरिका में जाएंगे तो 60 हर्ट्स है, लेकिन ये सब लो आरपीएम जनरेटर पे बनाया जाता है, यानी कि या तो 1500 आरपीएम पे चल रहा है या 3000 पे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ये बहुत आगे जा रहा है, तो यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई आएगी, यानी कि 400 हर्ट्स या उससे भी ज़्यादा किलो हर्ट्स में आ सकता है कि बिजली आ रही है। अब किलो हर्ट्स का बिजली आप डाल नहीं सकते ग्रिड में, ग्रिड बोलेगा भाई बूम हो जाओगे। तो क्या किया जाता है, इसको एक इन्वर्टर में डालते हैं, जो इन्वर्टर उस हाई फ्रीक्वेंसी एसी को लेता है, उसे डीसी में बदलता है, फिर डीसी से ग्रिड टाई करके एसी बनाता है। अब रहा बात, ये महंगा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, यही आपका सोलर इन्वर्टर करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोलर इन्वर्टर छोटे छोटे होते हैं। 15 मेगावाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा तो थोड़ा दर्द होगा, वो महंगा पड़ेगा। मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, विंड टर्बाइन में ये सब बहुत यूज़ होता है, लेकिन महंगा होता है। मतलब 15 मेगावाट का सिंगल यूनिट, दर्द होगा। तो क्या वो ये कर रहे हैं कि ठीक है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, मतलब जो मैकेनिकल सिस्टम है वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन है, उसको मैं एसी को डीसी बना रहा हूँ, डीसी को फिर एसी करके दे दे रहा हूँ। तो क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है, 99% चांस है कि वही है। उसमें फ़ायदा ये है कि ज़्यादा फचांग नहीं है, पेनल्टी ये कि बहुत महंगा इन्वर्टर है, और दूसरी बात इनर्शिया नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है जो कि मैंने अमेरिकन CO2 वाले में किया, जिनसे साथ वेंचर थोड़ा सा इनडायरेक्ट कांटेक्ट है मेरा उनसे, मतलब स्केल कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हम डायरेक्ट बात किए। तो वो लोग गियर बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिक ये है कि आप टरबाइन का जो आरपीएम है बहुत हाई है, उसको प्लानेटरी गियर से रिड्यूस करेंगे ताकि नॉर्मल टर्बो जनरेटर आप उस पर लगा सकें। यानी कि वो एक्चुअली कोल पावर प्लांट में सर आपका ये टर्बो जनरेटर है, वही रखिए, हम उसको गियर बॉक्स से चला देंगे। तो ये बात डेटा मैंने कहीं नहीं देखा है, कोई नहीं बता रहा कि सर ये आप हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इन्वर्टर्स चला रहे हो कि गियर डाउन कर रहे हो, दोनों में से एक करना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा मिसिंग डेटा है। तो देखिए, अब आप लोग बता दो आपको क्या लगता है। मुझे नहीं लगता गियर बॉक्स को यूज़ करेगा, क्योंकि 15 मेगावाट आजकल के विंड टर्बाइन ही आने लगे हैं। मतलब आपका सबसे बड़ा विंड टर्बाइन मैंने देखा 14 मेगावाट का है, हैलाइड एक्स करके है शायद GE का। तो 15 मेगावाट उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए सिंगल टरबाइन। सोलर प्लांट में जनरली होते बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर हैं, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा रहता है। मतलब कि एक यूनिट का एक स्ट्रिंग है, 2 मेगावाट का दूसरा स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे करके खूब सारे जोड़े जाते हैं, एक बड़ा नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा चाहिए होगा। तो देखिए, ये डिटेल कहीं नहीं मिला मुझे, अगर आपको मिलता है प्लीज़ शेयर कर दें। अब रहा बात हकीकत क्या है, तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर पे बहुत अच्छा है, ठीक है, पेपर पे बम बम है, लेकिन बहुत सारा अननोन है। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी, इसी बोल न्यूक्लियर में अगर आप कुछ भी जाते हैं, हर चीज़ ट्रिपल क्वाड्रुपल टेस्टिंग के बाद जाएगा और टाइम टेस्टिंग के बाद जाता है। यानी कि आप बोल दे तो सर ये मेरी लैब टेस्टिंग में दिखा रहा है 10 साल चलेगा, उसको नहीं छुएंगे, वो आप 10 साल चलाओ तो उसको भले लगाया जाएगा। तो ये होता है, करना पड़ता है। बोले न्यूक्लियर में उप्स का कीमत बहुत हाई होता है। तो रहा बात कि ये ड्राई काम कर सकता है, थ्योरेटिकली ये मैं हर जगह सुन रहा हूँ, लेकिन हर जगह का जो टेस्टिंग डेटा है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। सर वो 20 डिग्री सेल्सियस इंडिया के लिए बर्फबारी वाला जगह हो गया। तो और हर जगह है कि जनरली अगर वो 5 डिग्री बढ़ जाएगा टेम्परेचर, मतलब जो हॉट एंड का टेम्परेचर, रेडिएटर का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है एम्बियंट का, तो ये 5 से 6% इफिशियंसी लॉस करता है। लाइक तब तो ये सब यूजलेस ही हो जाएगा जब तक हम इसको 50 या 60 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा हौच-पच वाला बात है। क्या ये ड्राई काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अगर एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा हाई आरपीएम। हाई आरपीएम जो है टरबाइन का, वो फचांग है। वो फचांग 2 चीज़ों के लिए है। पहला तो आपकी बेयरिंग की बैंड बचेगी। बेयरिंग में एकदम क्लियर था, आपको बोला जाता है ना सर एक बेयरिंग बनाओ जो मतलब 3000 आरपीएम संभाल सके, ले जाओ और भूल जाओ। ये है, सारे कोल पावर प्लांट में लगे हुए हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। आपने लगा दिया, मेंटेनेंस के लिए 10 साल में आप उसे शट डाउन करके एक बार मेंटेन करोगे, छेड़ना नहीं पड़ता है। अब वहीं आरपीएम को बोल दो कि सर ये 20,000 आरपीएम है, बेरिंग बोलेगा सर या तो मैग्नेटिक कर दो और मनाओ कि तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट फेल नहीं हो, या एयर गैस वेरिएंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब आरपीएम हाई करना, बेरिंग की बैंड बजाना है, और आपको बिना बेरिंग के काम होगा नहीं, तो कैसे करते हैं?
फिर आप डायरेक्ट ड्राइव कर नहीं सकते। अभी जितना आप पावर प्लांट देखते हैं उसमें इस तरह के टर्बो जनरेटर होते हैं। टर्बो जनरेटर डायरेक्टली टरबाइन से जुड़ा रहता है, उसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है, वो एक यूनिट है और वो ज़रूरी है, वही ग्रिड इनर्शिया देता है ताकि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो। तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये एक फचांग बना देता है कि आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर बोल रहे ना, बोलने का बोल दो हम इसे 200 मेगावाट का। सर 200 मेगावाट का इन्वर्टर बहुत महंगा होगा, 200 मेगावाट का टर्बो जनरेटर बहुत सस्ता होगा। और ये मुझे पता है कि ये चलेगा 100 साल, क्यों? क्योंकि चल रहे हैं बहुत सारे। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस बात हो जाता है। या तो आप गियर बॉक्स लगा के आरपीएम ड्रॉप करो, और वही दूसरी बात है क्योंकि ग्रिड स्टेबल चीज़ नहीं है और डिचिक डिचिक करता रहता है। तो क्या गियर बॉक्स ऐसा आप बना सकते हैं कि मैंने गियर बॉक्स लगा दिया और 10 साल तक उसका कुछ ना हो? एंड अगेन गियर बॉक्स को एक साइड में तो लेना पड़ेगा ना आपका पागल जैसा आरपीएम 10,000 या 20,000। तो वो थोड़ा सा आरपीएम मतलब ये फिजिक्स लेवल का प्रॉब्लम है, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये झेलना ही पड़ेगा। तो वो दिक्कत बन जाता है। अब रहा बात की जो सबसे बड़ा दिक्कत है बेरिंग्स के साथ, बाद आता है जो सील, यानी ये सील जो लगते हैं, सील को दो चीज़ नहीं पसंद है। पहला, आप हाई आरपीएम पे चला रहे हो सील, अगर आप बोलते हैं ना सर मेरे को 3000 आरपीएम का सील संभालना है, हो जाएगा टेंशन मत लो। वहीं बोलती है 30,000 आरपीएम का सील संभालना है, इसलिए सील बोले भैया क्या है बच्चे की जान लोगे? अब वहाँ तक तो ठीक है, अब आप उस पर हाई प्रेशर डाल दे रहे हैं कि मतलब एक साइड में वो 200 बार पे चल रहा है, बाहर एम्बियंट है 1 बार, इसलिए सर 199 बार का स्ट्रेस पड़ रहा है उस पर, कैसे संभालेगा? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारे समस्या सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे, पहला तो दाम पागल जैसा हो जाएगा, दूसरा लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ नहीं टिक पाता है। इसीलिए मतलब आप बड़ा जंबो जेट देखेंगे जो एक्चुअली बना है कि 22-23 घंटा चले, उसका आरपीएम बहुत कम रखना आ जाता है, क्योंकि करने का आप छोटा छोटा बना सकते हैं कि सर बहुत तेज चलेगा, इंजन बोलेगा सर बोल जाएंगे हम। तो प्रॉब्लम वही है, ये सब फंडामेंटल इश्यूज हैं, इसे आप बाईपास नहीं कर सकते, चीट कोड नहीं कर सकते। और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब 2 अल्टरनेटिव है मार्केट में। आपको एनर्जी रिकवरी करनी है, आप शांति से ORC कीजिए, ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल। और रैंकन साइकिल वही मतलब उसमें फेस चेंज होता है, लेकिन वहाँ वाटर की जगह पे हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब इस्तेमाल करते हैं। इफिशियंसी थोड़ा कम रहेगा, मतलब 30% तक आप जा सकते हैं, लेकिन सस्ता है। आज खरीदिए, कल लगाइए, परसों भूल जाइए। ये सब का हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा है कि आप खरीद के लगा दो और भूल जाओ, ये सॉर्टेड है। ये तो मैं अभी स्केल कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ दूसरी एक ये क्या नाम है, हिमट्रॉन एनर्जी, ये भी बना रही थी। तो ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ ORC खरीदना है, फ़ोन उठाइए, 25-26 कंपनी रेडी है, और आप बोलिए मेरे को वही कंपनी का चाहिए जो एटलीस्ट 25 साल सर्विस कर रहा है, बोला सर बहुत सारे हैं, सॉर्टेड है। मतलब कि अगर आपको एनर्जी रिकवरी करनी है और आपका टेम्परेचर हाई है, ORC एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे CO2 का रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको सही बताया, 30 से 35 के बीच में नॉर्मल कोल पावर प्लांट रो देता है। आजकल लोग नॉर्मल कोल पावर प्लांट नहीं बनाते हैं, सुपर क्रिटिकल स्टीम का टरबाइन आता है, सुपर क्रिटिकल स्टीम के पावर प्लांट्स आते हैं। वो उसके और आपका CO2 का थ्योरी के बीच में गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्योंकि मैं क्लियर कर देना, हल्ला सब कर रहे हैं कि 50 से ऊपर चला जाए, कोई डिलीवरी नहीं दिया है कि थर्ड पार्टी टेस्टिंग में, और वो भी लार्ज स्केल में कि सर मेरा 600 मेगावाट का एक जनरेटर है, जो आजकल नॉर्मल है। 600, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 600 मेगावाट का एक टर्बो जनरेटर है। 600 मेगावाट का किसी ने CO2 टरबाइन नहीं बनाया है, और तब इसीलिए बोल रहे हैं। और उस टाइम आप कहाँ से लाओगे 600 मेगावाट का इन्वर्टर, कहाँ से लाओगे सिंगल पीस? तो सुपर क्रिटिकल स्टीम जो है और जो आपका इसका गैप है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हकीकत जो है वो कह रहा है कि सर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स बोल रहा है सर मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? बोलो ORC है, सुपर क्रिटिकल स्टीम है, मैं कैसे उसको जस्टिफाई करूँ कि CO2 में कूदें? तो बात बनता है कि भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ समझना बहुत है, बहुत सारे चीज़ को जब भी इस तरह का इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म फील्ड वैलिडेशन चाहिए। यानी कि आपने बना दिया बल्ले बल्ले, लेकिन इसे ग्रिड लगा के छोड़ दो। मतलब कि स्टीम टरबाइन है, उसका मेटल चलेगा, कितना साल चलेगा वो कैसे पता चलता है? हमने लगा के चलाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ में करना पड़ता है। जैसे टोयोटा का जो आप लोग सुनते हो कि रिलायबिलिटी बहुत अच्छी आती है, कैसे आला पाता है? वो एक्चुअली इंजन चला के छोड़ देते हैं, मतलब सीरियसली चेयर लगाए और वो चल रहा है 1 महीना से 3 महीना से, कुछ कुछ केस में 10,000 घंटे तक घिसते हैं उसको। तो ये उसी कहते हैं लॉन्ग टर्म फील्ड वैलिडेशन, मतलब एक्चुअली लगा के चलाओ। तो वही कर रहा है चाइना, वही कर रहा है कि ठीक है हम फील्ड टर्म वैलिडेशन करना है, करते हैं, लेकिन वो अभी है नहीं। तो इसमें दिक्कत क्या है? करोसिव नेचर। वाटर बहुत करोसिव होता है और सुपर क्रिटिकल स्टीम अथाह करोसिव होता है। CO2 बोलता है भैया हम भी करोसिव है, ऐसा नहीं कि जीरो है, और सुपर क्रिटिकल वाटर से नीचे ही है, लेकिन करोसिव है। और हाई आरपीएम लॉन्ग टर्म स्टेबल चीज़ में नहीं इस्तेमाल होता है। कहीं पे भी आपको हाई आरपीएम दे दिया जाए और लॉन्ग टर्म बोल दिया जाए, दोनों एक साथ नहीं इस्तेमाल होगा। दोनों में से एक ही होगा, या तो लो आरपीएम लॉन्ग टर्म स्टेबल है, हाई आरपीएम में तो शॉर्ट ड्यूरेशन पे आप चल रहे हैं।
तो ये और ORC चीपर है, मेच्योर है, रिकवरी पावर के लिए आपको ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। और थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी है, ये इंडिया का है, ये झारखंड में है सर, ये इंडिया का सुपर क्रिटिकल। ओ बाय द वे, ड्राई चलाने की बात हो रही थी, ये इंडिया का पहला है जिसमें एयर कंडेंसर है, मतलब वो पानी खुला नहीं इवेपोरेट करते, बट है इनके पास दोनों ऑप्शन है। मतलब ये प्योर वो नहीं किए हैं कि सिर्फ एयर कंडेंसर पर चले, लेकिन ये तब भी पानी बचाता है। तो ये तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं ये। और बाय द वे सुपर क्रिटिकल है, हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट, इसका एक यूनिट 600 मेगावाट का है और 3 यूनिट है, तो ये तो है रेडी। अब मैं इसको छेड़ के उसमें CO2 क्यों डालूं? वो कॉन्टेक्स्ट बनता ही नहीं है। मतलब कि CO2 आप पेपर पे उतार रहे हो कि पेपर पे ये हो सकता है, ये चल रहा है। और बाय द वे जर्मनी में कई साल से पड़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड रफ डेटा मेरे को जो मिल रहा है वो है कि 600 गीगावाट आपका सुपर क्रिटिकल स्टीम से आता है, वो सॉर्टेड है सर। तो यही दिक्कत आता है। तो और रहा बात थर्मल पावर प्लांट्स की, ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि सोलर पावर उसका दाम से मिसाइल मार रहा है, विंड पावर बचा खुचा पे मिसाइल मार दे रहा है, तो दिक्कत हो जाता है। नहीं बोल रहा कि सुपर क्रिटिकल जो टर्बाइन जर्मनी तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पे चल रहा है, वो इतना कम कर देता है गैप की थियोरिटिकली जो शायद आप दें, ये सर दे रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है, टेक इट एंड गो है सर। प्लांट उन्होंने बनाया और चल रहा है 10 साल से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रिड इनर्शिया। और ये सारा जो सुपर क्रिटिकल स्टीम है उसमें वही टरबाइन है, वही जनरेटर है, बस आप कोल कम खा रहे हैं। तो आपका वो ग्रिड इनर्शिया यानी कि ये स्टेबल रहता है। ये बेस्ट मैंने एग्जांपल देखा है कि जब डिमांड बढ़ जाता है आपका आरपीएम घटना लगता है, मास रहता है तुरंत आरपीएम नहीं घटता है, मतलब चोक नहीं कर पाते, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ टन का आप सामान घुमा रहे हो। इनर्शिया बोलेगा सर फिजिक्स का ही लॉ है, ऐसे थोड़े कि आप मान ली 1500 आरपीएम पे चल रहे थे या 3000 पे चल रहे, तो 3000 से जीरो नहीं जाएगा, वो 3000 से 2999 आएगा, तब तक कंप्यूटर बोलेगा सर कुछ हो रहा है। 2098 आया, 998 आया, वो कंप्यूटर बोले भैया स्टीम का प्रेशर बढ़ा दो। वही मेन वही काम होता है, फ्रीक्वेंसी इसीलिए चाहिए हमें ग्रिड में। वो एसी से स्टेबल ये बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है, वो एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि ग्रिड इनर्शिया रहती है, आप कई सारे जनरेटर को जोड़ सकते हैं, वो सब इनर्शिया ऐड करता है, तभी आपका ग्रिड स्टेबल है। कि जैसे ही डिमांड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। पावर प्लांट के कंट्रोलर जो स्काडा सिस्टम है वो बोलता है सर लोड बढ़ गया है, बढ़ा दो, स्टीम प्रेशर बढ़ा देते हैं। फिर जनरेशन जब ओवर हो जाता है कि यानी कोई डिमांड हटा लिया किसी ने, कि जैसे मान ली कोई स्मेल्टर चल रहा था 10 मेगावाट, उसने बंद कर दिया, तब आरपीएम भागने लगेगा। लेकिन बड़ा है, मैसिव है, स्लोली भागेगा, कंप्यूटर बोलेगा सर जी रुक जाओ, वो स्टीम प्रेशर घटा देगा। ये चलता रहता है रियल टाइम में। और रहा बात बिना इसके, बिना इनर्शिया के सब लोग की एल लग जाएगी, क्योंकि आप खुद गूगल कीजिए कितने जगह पे ये हो चुका, चाहे वो टेक्सास पकड़िए, यूके पकड़िए, फ्रांस पकड़िए, स्पेन पकड़िए, आधा यूरोपियन यूनियन पकड़िए, चाइना पकड़िए, सब जगह रिन्यूएबल के कारण ग्रिड अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि इनर्शिया नहीं है। सोलर आपने डाल दिया बढ़िया है, सोलर में इनर्शिया नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट। और रहा बात जो इनर्शिया है उसका दूसरा फायदा भी होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट पागल जैसा वो बनाता है, यानी कि आपका सब स्टेशन है उसके सर्किट ब्रेकर रोक पाते हैं कि अरे कुछ गड़बड़ हो गया रोको। इन्वर्टर वाले सिस्टम में वो इधर से उधर कूद जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यूरोप में अब लोगों को बुद्धि आ रही है कि भैया जो हमारे पुराने कोल पावर प्लांट है उसमें जो टर्बो जनरेटर है उसके आगे फ्लाईव्हील लगा दो, उसको एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पे चलाओ, वो हमारा इनर्शिया देगा। तो इसीलिए अगर कोई मेरे को बोलता है कि मैं फालतू का अथाह महंगा इन्वर्टर लूँ या अथाह महंगा गियर बॉक्स लूँ या शांति से मैं आपका सुपर क्रिटिकल स्टीम इस्तेमाल कर लूँ, तो ये समझना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रिड इनर्शिया नहीं है, ग्रिड टाई इन्वर्टर, इट्स लाइक सर वो हुलू लुलू है। आपका जब तक बेस इनर्शिया है वो है, और हमें पता है कि वो 100 साल से चलेगा, वो सॉर्टेड है सर, डन है, उस पर आपको लोड नहीं लेना है, डन डन दी एंड। क्यों आप उस पर लगे हुए हो कि हम ना जनरल इलेक्ट्रिक को देंगे $1 बिलियन ताकि वो हमारे देश की बिजली काट सके। फिर वही वाला बात होगा, वेनेजुएला में जैसे बाहर से बिजली काट दी है सर, आपका तो ग्रिड टाई इन्वर्टर था, एल लग जाएंगे। स्पिनिंग मास पे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गैप जो पावर प्लांट में वो उतना नहीं है जितना आपका सुपर क्रिटिकल स्टीम दे सकता है। प्लस एयर कंडेंसर आप जोड़ दो, जो कि बोल रहे हैं इंडिया का है, इंडिया का पहला है, झारखंड में है, उतना गैप नहीं है। जर्मनी वाले तो और आगे चल रहे हैं, वो 45 क्रॉस करने पे लगे हुए हैं, ये भी 40 टू 42 पे चलता है, तो वो हो गया है। और अब की वेस्ट रिकवरी सर ORC कर लो, सस्ता है, टेक इट एंड गो है, इंडिया में भी है, खूब सारे हैं, तो सेंस उतना नहीं बनता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में आपका।
जो चाइना का हल्ला हो रहा है CO2 सुपर क्रिटिकल टरबाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।